हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर BSCG लेक्चर में। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो ठीक है गाइज, हमने वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। वायरस के बारे में जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। कुछ ट्रू फॉल्स पढ़ लिया, वो करके देख लिया हमने। कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम वेंडल स्टैनले था और डी हेरले, और भी बहुत सारे फेडरिक टोड थे। ठीक है, तो इन सब के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने। FMD, TVM, टबैको, TMV, टबैको मोज़ेक वायरस, फुट माउथ एंड माउथ डिजीज़, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो लगभग हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका था। तो अब हम आगे चलेंगे। BZYCT 131 के नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब हम जनरल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, पिछला वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ ये पार्ट थोड़ा सा छोटा ही रखूँ, छोटे छोटे पार्ट में ही आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। तो इस चीज़ का प्रयास करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं वायरस की बात कर रहा था। वायरस का हमने पढ़ लिया था कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या कहे नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि सभी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है, उनके लाइफ फॉर्म को इफ़ेक्ट करता है ना। हमने पढ़ा अभी। स्मॉल ऑब्लिगेट होता है ये, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग हो गया, या मैं बोलूँ सबसे छोटा सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मतलब एक तरीके से माना जाए तो सभी लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट करने का काम वायरस आपका करता है। तो अब हम इनके जनरल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, वायरल के साइज़ के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, एंड क्या क्या कितने कितने टाइप्स के होते हैं, वायरस की सिमेट्री क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनके सिमेट्री के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग कैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। वायरल एनवेलप के बारे में बात करेंगे, और वायरल न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लगभग यहीं तक हम रखेंगे, वायरल न्यूक्लिक एसिड तक ही रखेंगे। देन आफ्टर जो ये अगला टॉपिक जो होगा हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में। RNA DNA स्ट्रक्चर जो है आपका, बिल्कुल अच्छे से एक हम कॉपी पे या फिर किसी चीज़ पे समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो गाइस वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है, वायरल न्यूक्लिक एसिड तक हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जनरल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत छोटा रहने वाला वीडियो, इसमें आपको ज़्यादा लंबा वीडियो करके बोर नहीं होंगे। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपना हेडफोन या ईयरफोन लगा के आराम से बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बस सुनते जाइए। देन आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, पहला वीडियो पे मेरे को रिस्पॉन्स उतना कोई ख़ास नहीं मिला, बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ दूसरा पार्ट बनाने का, ताकि लोग पहले देखें। आप कोई भी बच्चा जो इस सब्जेक्ट BBZYCT बॉटनी पढ़ रहा है, बॉटनी से रिलेट करता है, तो कृपया करके आप उन बच्चों को शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता है, जिनके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म एंड आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, जो वायरस होता है वो नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पार्टिकल। ठीक है, इंटरसेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर पैरासाइट की तरफ वर्क करता है। तो वायरस जो है दो फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दो फेज कौन कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फेज द वायरस कंप्लीट पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन, वेरियन। ठीक है, वेरियन जो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फेज कहलाता है। वायरस के पार्टिकल को जब वो क्या होता है, इन वायरस फेज मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में जब होता है, हाँ, जब वो कंप्लीट वायरस होता है, पार्टिकल होता है, तो उसको हम वेरियन कहते हैं। विच रिमेन्स इन एन इनर्ट स्टेट। जब वो इनर्ट स्टेट में होता है, इनर्ट मतलब आप जानते ही होंगे, जब वो क्या होता है, मतलब किसी भी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी नहीं करता, देन वो क्या होता है,
समझ में आ रहा है आपको बात? जब वायरस वायरन कब होता है? जब वो किसी होस्ट के बाहर होता है, ठीक है, होस्ट के बाहर होता है, किसी भी तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी नहीं करता, इनर्ट स्टेट में रहता है, देन उसको उस फेस को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फेस। ये देख रहे होंगे आप, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेस बता रहा है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है। देन आफ्टर क्या है? इंट्रा सेलुलर फेस की बात कर रहे हैं हम। इंट्रा सेलुलर फेस में क्या होता है? जब वायरस क्या होता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट कैसे? वो होस्ट के संपर्क, या मैं बोलूँ कोई होस्ट वायरस के संपर्क में आता है और क्या करता है? वायरस अपने जीनोम, मतलब वायरस रेप्लिकेट करता है बाय यूजिंग जीनोम एंड मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया, जो होस्ट है, और मेटाबॉलिक, पूरा का पूरा मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके वो मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने लगता है। देखिए क्या है, वायरस डू नॉट हैव ऑर्गेनलेस। आपको मालूम ही होगा कि वायरस के पास कोई ऑर्गेनलेस नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल उसी पे होता है जो सेल होता है। आपको पता ही है कि वायरस किसी प्रकार का सेल, नॉन सेलुलर पार्टिकल कह सकते हैं इसे, ठीक है, नॉन सेलुलर पार्टिकल। देन साइटोप्लाज्म भी नहीं हो, सिंपली न्यूक्लियस भी नहीं होता और न्यूक्लॉइड भी नहीं होता। न्यूक्लॉइड आपका किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो ये सेल है ही नहीं, तो ये सारे ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे, पार्ट्स भी नहीं होंगे ये सेल वाले। तो क्या है? वायरस हैव अ फ्यू और नो एंजाइम्स ऑन देयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो वायरस के पास कुछ एंजाइम होते हैं और या कहें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते उसके मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म परफॉर्म तभी करेगा जब वो एक्टिव होगा, ठीक है। और जब वो इनर्ट स्टेज में होगा तो उसके पास किसी भी प्रकार का एंजाइम्स वगैरह नहीं होगा। तो द वायरस लैक एंजाइम दैट सिंथेसिस प्रोटीन, ठीक है। तो जब वायरस के पास जब एंजाइम नहीं होता तो वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करेगा एंड दोज जनरेटिंग एटीपी, ठीक है। एटीपी आपका होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि आपका एनर्जी का एक यूनिट होता है, जो कि सेल वगैरह में यूज़ होता है। जो भी वो वर्क करते हैं देन वो एटीपी अमाउंट में वो एनर्जी खर्च करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। जब वो होस्ट के अंदर दाखिल होता है, होस्ट के अंदर वो सर्वाइव कर रहा होता है। सो ए वायरस इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई हैज़ टू यूज़ द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि उसके पास खुद का कोई एंजाइम नहीं होता, तो देन वो क्या करता है? खुद को सर्वाइव करने के लिए या खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या करता है? होस्ट सेल के एंजाइम्स को यूज़ करता है। क्या फ्रेंड्स? होस्ट सेल के एंजाइम्स को यूज़ करने का काम करता है। द फैक्ट दैट वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द सेल हैज़ कंसिडरेबल मेडिकल इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। तो यही जो खूबी है वायरस की कि वो बाहर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ना होके, आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट में मल्टीप्लाई ना होके वो होस्ट के अंदर जो मल्टीप्लाई होता है। तो यही जो इसकी प्रॉपर्टी है, यही जो फैक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस में हेल्पफुल है। देन वो क्या कर, जब हम एंटीवायरल ड्रग बनाते हैं ना, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के वायरस को, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के हम क्या बनाते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स एज द नेम इंडिकेट डिस्ट्रॉय द वायरस, ओके। एंटीवायरल का नाम क्यों एंटीवायरल पड़ा? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करता है वायरस को, ठीक है। एंटीवायरल, ठीक है। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक। और जो वायरस को ख़त्म करने वाला ड्रग होता है वो एंटीवायरल होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने का। तो अगला हम पढ़ते हैं, यू बाय नाउ नो डैट वायरस कैन सर्वाइव ओनली इफ इट इज़ इनसाइड द सेल। तो ये छोटा सा लाइन जो है पूरा का पूरा चैप्टर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है ना, वायरस कभी भी आउटसाइड ऑफ सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। दे हैव नॉट एंजाइम्स, दे हैव नॉट ऑर्गेनलेस। आ रही है आपको समझ में फ्रेंड्स? तो उसके पास ना एंजाइम्स होता है ना ऑर्गेनलेस होता है, तो देन ये कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज़ करा था, ठीक है, यूज़ करा था, चाहे हमारे लुईस पास्चर हों या फिर हमारे टर्ट हों। इन लोगों ने बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आउटसाइड एनवायरनमेंट में, पेट्री डिश में उन्होंने कल्चर करने की कोशिश की, ठीक है, कल्चर करने की कोशिश करी वायरस को, लेकिन वो कल्चर नहीं कर पाए, ठीक है। तो देन ये बात आपको पूरे चैप्टर में समझने को मिलेगी। अब देखिए वायरल साइज की बात कर रहे हैं हम। वायरल क्या होता है?
Viral are so small in size in most of cannot be under the light microscope as resolution of a light microscope limited about 200 नैनोमीटर। आपको पता होगा कि वायरस इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसका जो रेजोल्यूशन होता है लाइट माइक्रोस्कोप का, वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। अबाउट कितना, 200 नैनोमीटर तक ही वो जूम करके चीज़ों को देख सकता है, दिखा सकता है, ठीक है। देयर साइज रेंजेस इज फ्रॉम क्या है 0.02 टू 0.3 मैक्रोमीटर, ठीक है। 0.02 टू 0.3 मैक्रोमीटर, मतलब ये साइज रेंज बता रहा है, यानी 2 टू 300 नैनोमीटर। डायमीटर जो होता है उसका 20 से 300 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो मैंने क्या बताया कि 200 नैनोमीटर तक ही वो लिमिटेड होता है, कौन, लाइट माइक्रोस्कोप। अगर उससे छोटा कोई ऑब्लिगेट होता है, उससे छोटा कोई वायरस होता, मतलब ऑर्गेनिज्म होता है या कुछ भी, तो वो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम नहीं देख सकते, लाइट माइक्रोस्कोप के सहायता से, ठीक है, हेल्प से नहीं देख सकते। ऑल दो मोस्ट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। और बहुत सारे वायरस आपके क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जैसे कि हमारा पोलियो वायरस हो गया, विच इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। पोलियो वायरस जो होता है वो सबसे छोटा वायरस होता है, इज अबाउट 28 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, 28 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा ऑब्लिगेट होता है ये, या कहूँ ऑर्गेनिज्म होता है पोलियो वायरस। तो बैक्टीरिया से भी छोटा, जो सबसे बड़ा होता है सम लार्जर वायरस सच एज द स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में आपने सुना, इसलिए सबसे पहले जो स्मॉल पॉक्स वायरस का ही हमने वैक्सीन तैयार करा था। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से लगभग देख सकते हैं। क्यों? विच इज़ अबाउट 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि 200 नैनोमीटर तक हमारा लाइट माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, देख सकता है। आर अबाउट द सेम साइज एज वेरी स्मॉल बैक्टीरिया। अगर मैं बोलूँ सेम साइज का जो बहुत ही छोटा बैक्टीरिया जो है वो हमारा होता है माइकोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा वायरस है वो 200 नैनोमीटर का है, क्या है, 200 नैनोमीटर का। और उसी सेम साइज का किससे, स्मॉल पॉक्स के साइज का ही जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है वो माइकोप्लाज्म होता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि मतलब जो छोटा बड़ा वायरस है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर होता है। तो कितना छोटा ये बैक्टीरिया, ये वायरस हो सकता है आपका। तो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पॉक्स वायरस के साइजेस दे रखे हैं, यहाँ पे एनिमल सेल्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻6 अबव के आसपास जो बैक्टीरिया से ऊपर चले जाएं, यानी 200 नैनोमीटर के आसपास, वो हम लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। यानी जब हम कभी भी एनिमल सेल आपने करा होगा छोटी क्लासों में, एनिमल सेल को आपने स्टेन करके देन उसको माउंट करके स्लाइड पे आपने माइक्रोस्कोप्स की सहायता से देखी होगी। एनिमल सेल हो गया, आपका बैक्टीरिया सेल हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया सेल तक हम जैसे कि कर्ड हो गया, कर्ड में हमारा लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, तो उसको हमने लाइट माइक्रोस्कोप्स के की हेल्प से उन्हें हमने ऑब्जर्व करा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं वायरस की बात करूं, तो वायरस जो होता है बहुत ही स्मॉल ऑब्लिगेट होता है। ये लगभग 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 के आसपास होता है, ठीक है। मतलब उससे पहले ही मान लीजिए। तो वहाँ से वहाँ तक देखने के लिए हमें चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही हेल्प से ही हम वायरस को देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसका रेंज क्या है, 10⁻⁻4 टू 10⁻�9 के पास है, अप्रॉक्स, मतलब पास है, उसके आसपास है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एनिमल सेल भी देख सकते हैं, बैक्टीरिया सेल भी देख सकते हैं। लेकिन हम वायरस की बात कर रहे हैं, वायरस, तो हम वायरस के ही बारे में जानेंगे, यानी वायरस को हम देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे पॉक्स वायरस दिखा रहा है, पॉक्स वायरस या स्मॉल पॉक्स वायरस जो है, जो सबसे हाईएस्ट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ तक कि लाइट माइक्रोस्कोप से भी हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोटीन आता है, प्रोटीन बहुत छोटा होता है। एंड देन एटम आता है, प्रोटीन को हम एक्सरे की मदद से देखते हैं, और एटम्स जो होते हैं एनएमआर की मदद से देखते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा एनएमआर का फुल फॉर्म, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज़ करके हम एटम्स को भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन एक्सरे की सहायता से। तो अब देखिए
स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है वायरस का? तो द वायरस आर मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। ठीक है, वायरस जो होता है मैंने पहले ही बता दिया कि उसके पास ना कोई ऑर्गेनेज होता है, ना किसी प्रकार का साइटोप्लाज्म होता है, ना ही किसी प्रकार का न्यूक्लियस होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उसके पास? तो अभी हम उसके बारे में बात। पहला जो है प्रोटीन। क्या है? वायरस जो दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, तो पहला कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन मीन्स कैप्सिड। एंड दूसरा कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या होता है? वायरस का वायरल जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरल जीनोम। ठीक है, इन वर्ड्स को जरा ध्यान से मतलब रिमाइंड करके रखिएगा, क्योंकि आगे ये बहुत बार आएगा तो हम कंफ्यूज ना हो, तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। द कैप्सिड एंड द वायरल जीनोम आर टुगेदर कॉल्ड द न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, जब मैं बात करूँ कैप्सिड, कैप्सिड मीन्स प्रोटीन। क्या? वायरल प्रोटीन। ओके, एंड वायरल जीनोम की बात करूँ तो क्या? न्यूक्लिक एसिड की बात करो। किसकी? वायरस की। तो ये दोनों जब साथ होते हैं तो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाते हैं। क्या? न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, इसका कोई न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, कभी भी आप न्यूक्लियोकैप्सिड को मतलब एज अ कंसीडर मत कर लीजिएगा कि ये वायरस का न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियोइड होता है। नहीं, ये न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है? वायरस का जो प्रोटीन होता है एंड देन वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, दोनों को जब हम साथ करके बोलते हैं, ठीक है, यूनिफाई करके बोलते हैं, देन वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाता है। ओके, द न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो डीएनए और आरएनए से बना होता है। तो इज द infectious part of the virus or the part that causes the disease in the host organism। ठीक है, तो डीएनए आरएनए हमारा सिंपल सी बात है, जेनेटिक मैटेरियल है, सारी कोडिंग इसमें है, सारे पेरेंट्स के इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रेट होते हैं, सारे उसके डीएनए और आरएनए के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर कोई नया वायरस बनता है तो वो डीएनए और आरएनए के ही सहायता से बन सकती है, हेल्प से बन सकती है। ठीक है, तो कोई भी होस्ट में इन्फेक्शियस पार्ट अगर ग्रो करता है, यानी मैं कह रहा हूँ होस्ट के अंदर जब वायरस घुसता है तो देन वो डीएनए और आरएनए के मदद से ही रेप्लिकेट करता है खुद को। अब यहाँ पे वायरल स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है बैक्टीरियोफेज का दे रखा है। यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर में कैप्सिड है जिसे प्रोटीन शीथ कहते हैं, ये डीएनए है। ठीक, डीएनए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए टबैको मोज़ेक वायरस आ रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये जो आपके ये अंगूर जैसे दिख रहे हैं, अंगूर कहूँ या फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका प्रोटीन कहलाता है। ये कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, कैप्सिड कहेंगे इसे, ये प्रोटीन है। एंड देन ये जो रिंग करते हुए जो स्प्रिंग की तरह है यहाँ पे, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपका आरएनए कहलाएगा। ठीक है, आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है, आरएनए होता है शायद टबैको मोज़ेक वायरस में। ठीक है, ये आरएनए वायरस है। एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी वाला वायरस है ये देखिए इसका ये क्या है? एनवेलप प्रोटीन है, ये एनवेलप प्रोटीन है, नीचे वाला ये एनवेलप है। एंड देन ये क्या है? ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। ये देखिए ये अंदर में जो जो गोले गोले से छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये एंजाइम से। एंड ये क्या है? आरएनए। आरएनए क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक कहिए, हेलिकल स्ट्रक्चर कहिए, ये आपका क्या है? ये आपका आरएनए है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है। ठीक है, अब इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, क्या है। तो द कैप्सिड, जब मैं कैप्सिड की बात बोलता हूँ तो कैप्सिड से आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाना चाहिए कि मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। क्या? प्रोटीन। प्रोटीन क्या? तो देखिए क्या होता है, कैप्सिड इज ए प्रोटीन कोड दैट प्रोटेक्ट्स द वायरल जीनोम अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल डैमेज। ठीक है, अब मैंने उसी दिन आपको बताया था कि वायरस एक वॉलनट होता है, वॉलनट अपने अंदर के सीड को कैसे प्रोटेक्ट करता है? उसका हार्ड सेल होता है जो बाहर में, वो हार्ड सेल क्या करता है? वॉलनट के अंदर की सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब फिजिकल, किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज ना हो, तो वो वायरल, वो क्या कहते हैं, वो जो सेल होता है हार्ड सेल, वो काम करता है उसको डैमेज से बचाने के लिए। उसी प्रकार से आपका जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोड जो होता है, वो प्रोटीन कोड क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? किसको? वायरस के जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को, वायरल जीनोम को, क्या कहें? न्यूक्लिक एसिड को। ओके, वायरल न्यूक्लिक एसिड को। तो ये क्या होता है देखिए, अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल डैमेज। ठीक है,
अगर उस पर कुछ भी केमिकल क्रिया भी हो सकती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं और फिजिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं, तो जिससे डैमेज होने से वो बचा सकता है, ठीक है। तो अब फटाफट इनको पढ़ते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स द वायरस टू एंटर इनटू द होस्ट सेल। क्या होता है, ये प्रोटीन जो है वायरस को होस्ट सेल के अंदर दाखिल होने में भी मदद करता है। कैप्सिड हेल्प्स इन असेंबली एंड पैकेजिंग ऑफ द वायरल जीनोम ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन। क्या करता है कैप्सिड, क्या करता है, पैकेजिंग और असेंबल मतलब जोड़ना, किसी चीज को जब जोड़ते हैं असेंबल करते हैं देन, तो असेंबली एंड पैकेजिंग को में हेल्पफुल होता है किसके, वायरल जीनोम को ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन होता है, जब रेप्लिकेट कब करता है, जब होस्ट सेल में जाता है वायरस, देन क्या करता है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, दैट्स मीन्स क्या होता है, असेंबल करेगा और पैकेजिंग करना स्टार्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल की धर अधर पैकेज करके वो और निकालता जाएगा, देन वो न्यू वायरस बनाते जाएगा। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैप्सिड इज दैट इट इंड्यूस्ड ए प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कैप्सिड का, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया कि वो क्या करता है, वो इंड्यूस करता है, यानी जो प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट सेल। जो होस्ट के अंदर जो जाता है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे। भाई सिंपल सी बात है, हमारे अंदर कोई भी वायरस दाखिल होगा तो हमारे भी तो एंटीबॉडीज वर्क करेंगे, हैं, हमारे एंटीबॉडीज क्या करेंगे, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेंगे। तो देन वही जो उसका कैप्सिड होता है वो हमारे एंटीबॉडीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यही आगे लिखा है, द कैप्सिड एक्ट्स एज एंटीजन इन द होस्ट। ठीक है, एंटीजन की तरह वर्क करता है। देन द होस्ट के अंदर और क्या करता है, एक डिफेंस करता है, सॉरी एक 1 मिनट, इन द होस्ट ऑफ इन्वोक्स एन एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है उससे क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता एक तरीके से पा लेता है कैप्सिड के कारण, विच इज द फर्स्ट लेयर डिफेंस ऑफ द होस्ट ऑफ फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वो जो उसका फर्स्ट लेयर जो है कैप्सिड जो है वो वायरल इन्फेक्शन को, होस्ट के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे क्या करता है, फर्स्ट डिफेंस का काम करता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको बात। एंटीबॉडीज वर्क करेगा, एंटीबॉडी क्या करेगा, अब एंटीबॉडीज को अगर उसके डीएनए या मैं बोलूँ जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना है तो देन उसको पहले उसके कोट को तोड़ना होगा, यानी उसके कैप्सिड को, उसके प्रोटीन लेयर को तोड़ना होगा। तो क्या होता है कि वो जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेयर पे ही वर्क कर पाते हैं और उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाते वायरस को। देन वायरस एंटर कर जाता है, देन वायरस अपना न्यू यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। देन देखो आगे क्या है, द कैप्सिड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कैप्सिड जो है, सिर्फ कैप्सिड मतलब एक ही प्रोटीन से नहीं, बहुत सारे प्रोटीन से मिलके, प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलके क्या होता है, कैप्सिड बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है। द स्ट्रक्चरल सब यूनिट डेट आर कॉल्ड प्रोटोमर्स। ठीक है, जब मैं एक सब यूनिट की बात करूँ, एक सिर्फ सिंगल यूनिट की बात करूँ, तो वो सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, कैप्सिड का, वो कहलाएगा प्रोटोमर्स कहलाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा आपका, सब यूनिट क्या कहलाएगा, किसका, कैप्सिड का स्ट्रक्चरल सब यूनिट क्या कहलाएगा, प्रोटोमर्स कहलाएगा। दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड अराउंड द जीनोम इन ए प्रिसाइज एंड रेपिटेटिव पैटर्न। ठीक है, अब हमारा जो ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो जो चारों तरफ जीनोम के किस तरीके से प्रिसाइज अमाउंट में, बिल्कुल एक कहें एकदम बराबर, एकदम जेन्युइन, क्या कहें, इसे कह सकते हैं प्रिसाइज को आपको मालूम ही है, एक्चुअल अमाउंट में वो क्या करता है, उस चीज़ को वायरल प्रोटीन को, वायरल जीनोम को घेरे रखने का काम करता है। ठीक है, रेपिटेटिव पैटर्न, एक पैटर्न बनाते हुए, जैसे कि आपने टबैको मोज़ेक वायरस में देखा होगा ना, तो एक पैटर्न बनाते हुए वो क्या करते हैं, वायरस को, ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड या मैं कहूँ वायरल जीनोम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब क्या होता है, मैनी अदर वायरसेस कंटेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स, मैनी अदर वायरस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल सब यूनिट। ठीक है, अब जो भाई वायरस तो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, चाहे हमारा पोलियो वायरस हो, चाहे हमारा HIV वायरस हो, चाहे हमारा TMV हो यानी टबैको मोज़ेक वायरस हो, या हमारा बैक्टीरियोफेज हो,
बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सिंपल सी बात है। तो देन वही कह रहा है इसमें कि अलग अलग वायरस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल सब यूनिट को कैरी करते हैं, यानी प्रोटोमर्स को कैरी करते हैं, ठीक। डेट असेंबल टू फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चरल सब यूनिट। और क्या होता है, जब वो असेंबल होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो देन क्या करते हैं, एक लार्जर स्ट्रक्चरल सब यूनिट बनाते हैं। तो वो लार्जर सब यूनिट को क्या कहते हैं, द प्रोटीन कोट एंड आर कॉल्ड कैप्सोमर्स। अब वो जो लार्जर सब यूनिट जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है, कैप्सोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्सोमर्स कहलाता है। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर आपने टीएमबी में, ठीक है, तो वो कैप्सोमर्स कहलाता है। आपको बात आ रही होगी ना समझ में। प्रोटोमर्स क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल कहेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल कहेंगे, वो प्रोटोमर्स कहलाता है। देन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोमर्स के वो बनाते हैं, कैप्सोमर्स बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल सब यूनिट क्या कहलाता है, कैप्सोमर्स कहलाता है। बेस्ड ऑन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोकैप्सिड ऑल्सो गिव्स सिमेट्री टू द वायरस, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये शेप और स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियोकैप्सिड का, न्यूक्लियोकैप्सिड मीन्स क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब होता है कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इनकी सिमेट्री को बनाने का काम करते हैं। इनकी सिमेट्री हो गई, जो भी स्ट्रक्चर होता है वायरस का, उसके निर्माण में, उसके डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। अब हम वायरस सिमेट्री की बात करेंगे। द वायरस सिमेट्री क्या है, द कैप्सोमर्स एज यू नो आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कैप्सिड, ठीक है। जब हम कैप्सोमर्स की बात करते हैं, अभी मैंने बता दिया, तो वो क्या होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, कैप्सिड का। जो कैप्सिड होता है जो कैप्सोमर्स से बनता है, और कैप्सोमर्स किससे बनता है, प्रोटोमर्स से बनता है। प्रोटोमर्स क्या होता है, प्रोटोमर्स आपका होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो कैप्सोमर्स क्या हो गया, एक तरीके से मकान जब बनाते हैं तो मकान में क्या लगता है, ब्रिक्स लगता है, ईंट लगता है। देन वही ईंट का काम क्या करता है, जब कैप्सिड बनाते हैं, कैप्सिड लेयर बनाते हैं, प्रोटीन लेयर किसके, वायरल जीनोम के ऊपर कैप्सिड बनाते हैं, देन वो कैप्सोमर्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ठीक है, ईंट की तरह काम करता है। दीज कैप्सोमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 डिफरेंट सिमेट्रिक ग्रुप्स ऑफ वायरस। और यही जो 3 तरह के क्या होते हैं, सिमेट्री होते हैं, किससे, कैप्सोमर्स से बने, कैप्सोमर्स से बने, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, 3 तरह के ग्रुप को डिवाइड करने में, वायरस के 3 तरह के सिमेट्रिक ग्रुप्स को डिवाइड करने में, बताने में। तो देखिए पहला क्या है, द वायरस फॉल इनटू 3 सिमेट्रिक ग्रुप्स, ठीक है। वायरस 3 सिमेट्रिक ग्रुप्स में आते हैं। तो पहला सिमेट्रिक ग्रुप क्या है हमारा, तो पहला सिमेट्रिक ग्रुप है हमारा हेलिकल सिमेट्री। क्या, हेलिकल। तो हेलिकल क्या होता है, तो ये हेलिकल जो होता है, द हेलिकल स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। आपने सिलेंड्रिकल शेप देखा होगा ना, दैट्स कॉल्ड हेलिकल शेप, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर और कुछ नहीं होता, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जैसे टीएमबी की बात कर रहे हैं बार बार हम, टीएमबी वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इस टाइप के जो वायरस होते हैं, तो इनका जो द न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल हम डीपली पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। एंड द कैप्सोमर्स आर बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। और कैप्सोमर्स जो होता है क्या होता है, एक हेलिक्स की तरह, हेलिक्स समझते हैं आप, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स गोल गोल लाइक अ स्प्रिंग टाइप, वो क्या होता है, एक हेलिक्स बना लेता है किसके ऊपर, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बाउंड चढ़ जाता है, एकदम उसको घेर लेता है न्यूक्लिक एसिड को। बात आपको क्लियर है। दिस वायरस स्ट्रक्चर हैज अ कैप्सिड विद अ सेंट्रल कैविटी। अब ये वायरल स्ट्रक्चर जो है, वायरस का जो स्ट्रक्चर है किसके ऊपर, कैप्सिड के ऊपर, ये जो वायरस स्ट्रक्चर है जो कि किसी कैप्सिड से बना है, विद अ सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब। अब उसके अंदर सिंपल सी बात है कि न्यूक्लिक एसिड के अलावा और क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड के अलावा क्या होगा, होलो होगा, सेंट्रल कैविटी होगी, कुछ ना कुछ कैविटी होगी। तो होलो ट्यूब इज मेड बाय प्रोटीन्स अरेंज्ड इन ए सर्कुलर फैशन। होलो ट्यूब जो है मेड बाय प्रोटीन अरेंज्ड इन अ सर्कुलर फैशन। होलो ट्यूब जो होता है ना आपका, जो प्रोटीन जो अरेंज होता है सर्कुलर फैशन में, वो क्या कहते हैं, क्रिएटिंग ए डिस्क लाइक शेप। अब वो क्या होता है, डिस्क की तरह एक शेप बना लेता है। क्या बनाता है, डिस्क की तरह शेप बना लेता है। द डिस्क शेप्स आर अटैच्ड हेलिकली फॉर्मिंग अ ट्यूब। अब ये जो डिस्क शेप क्या होता है, अटैच होता है किससे, हेलिकली फॉर्मिंग ट्यूब की तरह, ठीक है। क्या बनाता है, हेलिकली फॉर्मिंग ट्यूब बनाता है ना। तो विद न्यूक्लिक एसिड इन द मिडिल, ठीक है। अब मिडिल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है आपका। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में क्या है, ये टीएमवी की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, टबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर। यहाँ बीच में क्या है आपका, आरएनए, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एकदम अंदर में, होलो ट्यूब। अब इसके अंदर सिर्फ आरएनए नहीं होगा, ये होलो भी है,
ठीक है, अंदर से होलो भी है, ये सेंट्रल कैविटी है, तो इसके अंदर क्या है, आरएनए रहता है, और देन क्या है, ये साइड से प्रोटीन घेरा हुआ है। प्रोटीन क्या है, कैप्सिड है हमारा, ये कैप्सिड्स के क्या है, किससे, कैप्सोमर्स से बने होते हैं, कैप्सोमर्स प्रोटोमर्स से बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा। देन आफ्टर क्या है, viruses having helically forming a tube with nucleic acid in the middle, ठीक है, सॉरी, viruses having helical symmetry are long rod, ठीक है, जो उसका हेलिकल सिमेट्री होता है उसको एक क्या होता है, लॉन्ग रोड की तरह बना देता है। आपको मैंने बताया हेलिकल क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, तो वो एक रॉड की तरह बना देता है। द लेंथ ऑफ द helical capsid is determined by the length of the helical capsid is determined by the length of the viral nucleic acid। अब देखिए वायरस के अंदर क्या होगा, जितना लंबा हमारा न्यूक्लिक एसिड होगा, जितना लंबा न्यूक्लिक एसिड होगा उतना ही हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, उतना ही हमारा हेलिकल कैप्सिड होगा, है ना, सिलेंड्रिकल प्रोटीन, हाँ, गिरे हुए भाई, प्रोटीन को हमें कवर करना है, किससे, न्यूक्लिक एसिड को हमें कवर करना है, किससे, प्रोटीन से, ठीक है, तो देन क्या होगा, उतना ही लंबा हमारा कैप्सिड होगा। तो यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ द हेलिकल कैप्सिड इज डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड डायमीटर इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड शेप एंड इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटोमर्स, ठीक है, और उसका डायमीटर किस पे डिपेंड करता है, डायमीटर डिपेंड करता है उसके साइज पे, उसके शेप पे एंड इंटरेक्शन ऑफ प्रोटोमर्स, ठीक है, जो हमारे प्रोटोमर्स किस तरीके से बाउंड होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है इसका डायमीटर की, वो कितना ज़्यादा डायमीटर घेरेगा। हाँ, लेंथ हमारा किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लिक एसिड के साइज से, ठीक है, डायमीटर हमारा किस पे, साइज, शेप एंड इंटरेक्शंस ऑफ द प्रोटोमर्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए इन बातों को। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि वायरस विद हेलिकल सिमेट्री, हाँ, हेलिकल सिमेट्री वायरस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, टबैको मोज़ेक वायरस हो सकता है, और दूसरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो ये बात, दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब क्यूबिकल की बात करें, क्या क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल की बात करेंगे। क्यूबिकल कहिए, आइकोसाहेड्रल कहिए, एक ही बात है। तो देखिए क्या होता है, एन आइकोसाहेड्रल, आइकोसा मीन्स क्या होता है, 20 इन ग्रीक में होता है 20, 20 होता है, इज ए पॉलीगन विद 20 फेसेस, ठीक है, एक तरह का पॉलीगन होता है, बहुभुज होता है, पॉलीगन क्या होता है, उसमें 20 फेसेस होते हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं, और ईच फेसेट क्या होता है, एक फेसेट जो होता है, एक फेस होता है। इन आइकोसाहेड्रल किससे बना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, थ्री साइड्स आर इक्वल, देन क्या होता है, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना होता है। किस तरह का पॉलीगन हो गया ये, 20 फेसेस होते हैं, 12 कॉर्नर होता है, और जो एक फेस की बात करें तो सिर्फ एक फेस की बात करें तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में होता है, ठीक है। द आइकोसाहेड्रल फॉर्म से न्यूक्लियोकैप्सिड हैव द शेप, द आइकोसाहेड्रल फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड हैव द शेप ऑफ ए रेगुलर पॉलीहेड्रॉन विद ट्रायंगुलर फेसेस एंड वर्टिसेस, ठीक है। वो जो अपना न्यूक्लियोकैप्सिड फॉर्म किससे करता है भाई, रेगुलर पॉली, जो उसका शेप होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो क्या कहते हैं, कैप्सिड फॉर्म करेगा, है कि नहीं। तो उसका जो ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर फेसेस और वर्टिसेस होते हैं, तो देन क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लिक कैप्सिड फॉर्म करता है, पॉलीहेड्रॉन, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। यहाँ देखिए और क्या लिखा है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए नोब शेप्ड कैप्सोमर, ठीक है। अब वो क्या है, आइकोसाहेड्रल किससे कंस्ट्रक्ट होता है, किस प्रकार का कैप्सिड होता है, आई मीन नोब शेप्ड कैप्सोमर्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो सब यूनिट होता है कैप्सिड का क्या होता है, नोब शेप्ड होता है, नोब शेप्ड होता है, ठीक। ईच कैप्सोमर्स जनरली मेड अप ऑफ 5। अब मैं प्रत्येक कैप्सोमर्स की बात करूं तो कम से कम वो क्या होता है, 5 से या 6 प्रोटोमर्स सब यूनिट से बना होता है, ठीक है। अब कैप्सोमर्स की यूनिट मैंने बताई है, मॉलिक्यूलर सब यूनिट में बोलूँगा, या प्रोटीन का मॉलिक्यूल की बात करूँ, यानी प्रोटोमर्स की बात करूँ, तो 5 से 6 जो हो प्रोटोमर्स सब यूनिट से क्या बनाता है, कैप्सोमर बनता है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। कैप्सोमर कॉल पेंटामर्स भी कहते हैं, कैप्सोमर्स को हम पेंटामर्स भी कहते हैं, यानी पेंटॉन्स भी कह सकते हैं। हैव अ 5 सब यूनिट, क्या हो उसके 5 यूनिट हो, भाई सिंपल सी बात है, जिसके पास 5 प्रोटोमर्स हो उनको हम पेंटामर्स कह सकते हैं, उस कैप्सोमर को क्या कहेंगे, पेंटामर्स कह सकते हैं। किसके पास, जिसके पास 5 प्रोटोमर्स हो, हाँ, तो उन्हें हम पेंटॉन्स कहेंगे, ओके। एंड दीज विद 6 सब यूनिट आर कॉल्ड हेक्सोमर्स।
और जिनके पास 6 सब यूनिट हो, किसके, प्रोटोमर के, तो प्रोटोमर के, तो देन क्या हो गया, हम उसे हेक्सोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्सोमर्स, इट मीन्स हेक्सॉन्स। ओके, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे ऑफ फॉर्मिंग ए क्लोज्ड सेल यूजिंग आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये ऑप्टिमल वे है, क्या तरीका है, ऑफ फॉर्मिंग ए क्लोज्ड सेल, किसी सेल को क्लोज्ड करने यूजिंग आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोटीन जो मैंने अभी कैप्सोमर्स की बात करी, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम किसी भी सेल को किस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं। तो इन यूनिट्स के, जिसमें पेंटॉन्स की जरूरत होगी उसमें पेंटॉन्स लगे, जिसमें हेक्सॉन्स की जरूरत होगी उसमें हेंटॉन्स लगे, उनके शेप साइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो हाँ, जेनेटिक मटेरियल के भी अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इज फुल्ली इनक्लोज इनसाइड द कैप्सिड। हाँ, सिंपल सी बात है ना, प्रोटीन जो होता है हमारा क्या किसी क्लोज करता है, किसे करता है, जेनेटिक मटेरियल को करता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को उनको सिक्योर करने का काम करना होता है, उनको सुरक्षित रखने का काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस विद एन आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर आर सम प्लांट एंड बैक्टीरियल आरएनए वायरस। अब मैं एग्जांपल्स लूँ वायरस का जो कि आइकोसाहेड्रल हो, तो वो कौन से हो सकते हैं, सम प्लांट वायरस भी हो सकते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, एंड कुछ होते हैं बैक्टीरिया आरएनए वायरस, जो आरएनए बैक्टीरिया होते हैं उनको इन्फेक्ट करने वाले, कौन से, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर वाले वायरस, ठीक। मैनी ऑफ विच हैव आइडेंटिकल प्रोटोमर्स इन द पेंटामर्स एंड हेक्सोमर्स ऑफ देयर कैप्सिड। तो ज़्यादातर क्या होते हैं, आइडेंटिकल प्रोटोमर्स की बात करूं तो वो कुछ पेंटामर्स के फॉर्म में होते हैं, कैप्सिड, हाँ, या कैप्सोमर्स, सॉरी कैप्सोमर्स, और हेक्सोमर्स के फॉर्म में होते हैं, क्या, वो कैप्सिड जो बने होते हैं। हाँ, एडेनो वायरस की बात करूं, एडेनो वायरस आर एनिमल वायरस होता है, एडेनो वायरस एनिमल वायरस होता है, हुज कैप्सिड हैज 252 कैप्सोमर्स होते हैं, उस पर कितने, 252 कैप्सोमर्स होते हैं, एंड इट्स पेंटामर्स आर मेड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट, और उनके जो पेंटामर्स जो बने होते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हमें आइकोसाहेड्रल समझ में आ गया, या क्यूबिकल सिमेट्री समझ में आ गया, ठीक। आइकोसा कहिए या क्यूबिकल कहिए, बात एक ही है यहाँ पे, है ना, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री आता है। कॉम्प्लेक्स समझ जाइए कि कॉम्प्लेक्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स ही होगा। हाँ, these viruses do not show pure helical or cubical symmetry but have some extra features are combination of cubical and helical symmetry may be complex outer wall and head tail morphology, ठीक। ये जो वायरस है ये ना ही पूरी तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, हेलिकल यानी आपका जो आपका क्या होता है वो सिलेंड्रिकल, और ना ही क्यूबिकल स्ट्रक्चर शो करता है, क्यूबिकल सिमेट्री शो करता है, बट हैव सम फीचर, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, क्या, वो एक्स्ट्रा फीचर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल एंड हेलिकल। मतलब उनका ऐसा होता है कि मान लीजिए कि क्यूबिकल और हेलिकल दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप होता है, क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल, नहीं सॉरी, आइकोसाहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री का कॉम्बिनेशन होता है, और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा वॉल भी होते हैं और कुछ हेड और टेल भी होते हैं। हेड मीन्स सिर एंड टेल मीन्स पूछ, ठीक है। हेड टेल वो कॉइन वाला हेड टेल मत लगा लीजिएगा, है वो हेड टेल मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब हेड मतलब उसका सिर जो आउटर पार्ट अपर पार्ट होगा, एंड द लोअर पार्ट क्या हमारा उसका जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, पूछ या फिर फुट लाइक स्ट्रक्चर, तो वो इस तरीके से इसकी मॉर्फोलॉजी की जाती है, इसकी कॉम्प्लेक्स की। द हेड टेल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इज यूनिक। अब ये जो मॉर्फोलॉजी हम हेड टेल मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है यूनिक है। अभी तक हम कैप्सिड और कैप्सिड के कैप्सोमर्स के बारे में और प्रोटोमर्स के बारे में ही हम मॉर्फोलॉजी को समझ रहे थे, देन यहाँ पे हेड टेल और आ गया। तो देखिए हेड टेल क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी अगर समझना है तो एक यूनिक प्रकार का है, डेट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया। अब इस टाइप के जो वायरस होते हैं किसको करते हैं इन्फेक्ट, ओनली बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले कौन से वायरस होते हैं बताइए, बैक्टीरियोफेज। क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया ईटर होते हैं वो, है ना। रिएक्शन करा था ना हमारे पिछले साइंटिस्ट जो थे हमारे, क्या नाम था उनका बताइए, क्या नाम था उनका, कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट पे मुझे बताइए कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का पता लगाया था। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। तो द हेड ऑफ द वायरस हैज आइकोसाहेड्रल शेप विथ हेलिकल शेप्ड टेल।
ठीक है। उनका जो आइकोसाहेड्रल जो शेप होता है वो और जो टेल जो होता है वो कैसा होता है, हेलिकल शेप में होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए सिमेट्री दे रखा है, वायरल सिमेट्री ऑफ नेचर ऑफ पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन ऑफ सब यूनिट, ठीक है। सब के सब प्रोटीन के सब यूनिट पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड को पैकेजिंग करते हैं या असेंबल करते हैं। हाँ, यहाँ स्पाइरल हेलिकल है, स्पाइरल को या हेलिकल को, हाँ। ये प्रोटीन्स ऑफ सब यूनिट पैक्ड इन क्रॉस सिलेंड्रिकल पैटर्न है, सिलेंड्रिकल पैटर्न में ये देखिए अरेंज है, हाँ। और ये क्या है, कैप्सोमर्स है, ये कैप्सोमर्स ऑफ कैप्सिड होता है, ये आरएनए है, इन्हें टीएमवी कहा गया। फिर क्यूबिकल आइकोसाहेड्रल, ये देखिए ये शेप होता है, ये ट्राइंगल है ना। कितने फेसेस होते हैं, 20 फेसेस होता है। कितने कॉर्नर होते हैं बताइए, 12 कॉर्नर्स होते हैं। ये एडेनोवायरस है ना, और इसके अंदर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है किसका, क्यूबिकल क्या कहिए, आइकोसाहेड्रल। अब यहाँ टी फेज की बात करें, टी फेज की बात करें या बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेज को शॉर्ट में टी फेज भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, नॉट प्योरली हेलिकल और आइकोसाहेड्रल बट विथ सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इनका जो ये हेड है, ये देखिए, ना ही ये प्योरली हेलिकल होते हैं ना ही आइकोसाहेड्रल होते हैं, तो देन क्या होते हैं, कुछ सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर में ये हेड दिख रहा होगा ये आपको, और ये वाला ये टेल दिख रहा होगा, बीच में सीथ है, सीथ जो इसका नेक कह सकते हैं, ये फाइबर टेल है या टेल फाइबर कहेंगे। अब देखिए पॉक्स वायरस क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरस, मैंने बताया आपको पॉक्स वायरस कहिए, स्मॉल पॉक्स वायरस कहिए, ये क्या होते हैं, सबसे बड़े क्या होते हैं, लार्जेस्ट वायरस इन साइज होते हैं एंड हैज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और उनका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दे डू नॉट हैव ए क्लियर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इन तीनों से अलग ही होता है वो वायरस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स में तो हमारी आ गया, लेकिन एक और कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है वो। दे डू नॉट हैव क्लियर मॉर्फोलॉजी, हम उसका क्लियरली मॉर्फोलॉजी भी नहीं कर सकते। एंड नाइदर हेलिकल नॉर आइकोसाइडल, ना ही वो हेलिकल होता है ना ही आइकोसाइडल। कम से कम टी फेज क्या होता है, इन दोनों के बीच का तो होता है ना टी फेज, यानी बैक्टीरियोफेज। बट जब मैं बात करूं पॉक्स वायरस का, ना ही वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना ही आइकोसाइडल होता है। दे लैक क्लियरली आइडेंटिफाइबल कैप्सिड बट हैव सेवरल कोट्स, और बहुत सारे उसके ऊपर कोट्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग देयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, सराउंडिंग देयर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। उसका जो डीएनए जो होता है ना सराउंडेड, जो वायरस भाई डीएनए से बना है, तो उसको भाई ज़्यादा बड़ा साइज में भी बड़ा होगा वो जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, साइज में भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो देन उसको कवर करने के लिए बहुत सारे कोट्स चढ़ाने ज़्यादा जरूरी है ना। हाँ, समझ में आ रही है ना बात। तो वही बात है कि जो वायरस का जो है ज़्यादा बड़ा साइज होने के कारण न्यूक्लिक एसिड का ज़्यादा बड़ा साइज होने के कारण क्या है कि उसके ऊपर सेवरल कोट्स है उसके सराउंडिंग, ठीक है। वायरल एनवेलप की बात करेंगे। एनवेलप क्या होता है? शादी में, ब्याह में या किसी बर्थडे पार्टी में हम एनवेलप में पैसे डाल के भेजते हैं ना, जस्ट लाइक उसी टाइप का एनवेलप मीन्स कवर करके, कहते हैं ना कवर, एनवेलप मीन्स कवर। हाँ, तो किसी चीज़ को कवर कर देना, मनी को या किसी भी चीज़ को हम कवर कर देते हैं, देन वो एनवेलप कहलाता है। तो हम वायरल के एनवेलप की बात करेंगे। वायरल का एनवेलप क्या है, वायरल किस चीज़ को एनवेलप करता है, किस चीज़ को कवर करता है, तो ये देखिए, एनवेलप इज द आउटर membranous layer the surrounding that surrounds the nucleocapsid of certain viruses such as viruses are called enveloped virus, ठीक है। अब कौन से वायरस enveloped virus है? many animal viruses and some plant and bacterial virus क्या होते हैं, are enveloped होते हैं। क्या enveloped होता है, देखिए अभी बात कर रहे हैं हम एनिमल वायरस लाइक हर्पेस वायरस जो है एंड टोगा वायरस है, आर एनवेलप्ड, क्या होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं। ये आइकोसाहेड्रल वायरस के कुछ एग्जांपल है। द एनवेलप इज मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। याद रखिएगा, आपका एनवेलप किससे बना है, कागज से नहीं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आर एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और किससे एक्वायर करता है, किससे, हाँ, होस्ट सेल से एक्वायर करता है ये जब वो रेप्लिकेट कर रहा होता है। देखो क्या है, वायरस विच डू नॉट हैव एन एनवेलप, ठीक है। वायरस के पास क्या होता है, एनवेलप किसी प्रकार का नहीं होता है। आर्कोल जिनके पास नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, नेक्ड वायरस कहलाते हैं, या फिर नॉन एनवेलप्ड वायरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेक्ड वायरस या नॉन एनवेलप्ड वायरस। हाँ, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म याद आ रहा है ना, नेक्ड सीड और कोटेड सीड वाला, है ना, उसी टाइप है ये नेक्ड वायरस और
non enveloped virus. Since envelope is a flexible membranous structure, such viruses are usually uh, प्लेओमॉर्फिक होते हैं और वेराइंग स्पेस, ठीक है, अलग अलग स्पेस में वेराई होते हैं. फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस होता है एनवलप, और स्ट्रक्चर सच वायरस आर यूजुअली प्लेओमॉर्फिक होते हैं. देखो क्या है, देयर न्यूक्लियोकैप्सिड कैन बी हेलिकल और आइकोसाहेड्रल. ठीक है, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या हो सकता है, या तो हेलिकल भी हो सकता है और आइकोसाहेड्रल भी हो सकता है. तो ए लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द मैट्रिक्स इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोकैप्सिड एंड एनवलप. अब क्या है कि न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवलप के बीच में क्या होता है, किस तरह का प्रोटीन का लेयर होता है, उस प्रोटीन के लेयर को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. दिस मैट्रिक्स प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड टू द एनवलप. अब ये क्या है भाई, सिंपल सी बात है ना, वो किसी चीज़ को ज्वाइंट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को चिपकाए रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, हमें उनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोटीन होना चाहिए ना, जिससे कि वो मतलब चिपक सके. किससे, हमारे जेनेटिक मटेरियल से, या फिर कहूँ एनवलप से, न्यूक्लियोकैप्सिड का एनवलप के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए ना. तो वो प्रोटीन के कारण होता है. वो कौन सा प्रोटीन होता है, मैट्रिक्स के कारण होता है. ठीक है, जो होल्ड करके रखता है न्यूक्लियोकैप्सिड को, एनवलप से होल्ड करके रखता है. द एनवलप ऑफ द एनिमल वायरस इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, एनवलप जो होता है एनिमल वायरस का, किससे बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है. किसके, होस्ट सेल के. वाइल द वायरस इज एक्साइटिंग द एनवलप. ठीक है, वाइल जब क्या होता है, जब वायरल क्या होता है, वायरस एग्जिटिंग द सेल वाया बडिंग, है ना, बडिंग के थ्रू क्या करता है, अपना प्रोडक्शन कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन कर रहा होता है. तो वही वाली बात है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन रेप्लिकेट कर रहा हो. अब देखो आगे क्या है, एनवलप प्रोटीन्स आर कोडेड बाय वायरल जीन. ठीक है, अब वो सिंपल सी बात है ना, वायरल जीन क्या होता है, सब चीज़ को कोड करके, तब वही है. एनवलप प्रोटीन किससे कोडेड होता है, वायरल जीनोम से कोडेड होता है, जीन से कोडेड होता है. ऑन द वायरल एनवलप स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन होता है. ठीक है, एक प्रकार का स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन होता है. किस पे, वायरल एनवलप पे होता है. अब वो क्या होता है, स्पाइक्स होता है. क्या होता है, स्पाइक्स होता है ना. कोरोना वायरस के स्पाइक्स के बारे में आपने देखा हो, किस तरीके से स्पाइक्स होता है, तभी तो वो जाके हमारे लंग्स में चिपक जाता था, है ना. तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वायरस की बात कर रहा हूँ, जिनके पास स्पाइक्स होते हैं, यानी एक स्पेशल प्रकार का एनवलप, वायरल एनवलप के ऊपर प्रोटीन होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है. वो क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं, या फिर पेप्लोमर्स कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, वायरल एनवलप में प्रेजेंट होता है. दीज स्पाइक्स प्रोवाइड बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड कराते हैं, विच हेल्प्स द वायरस टू अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल. ठीक है, एक तरीके से कहूँ तो होस्ट सेल पे वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी अटैच होने का काम करते हैं. अगर ये स्पाइक्स ना बने वायरस के ऊपर, देन क्या होगा, वो होल्ड नहीं करेगा, वो चिपक नहीं पाएगा. इतना ज़्यादा हमारा देखा होगा आपने, कोरोना वायरस ज़्यादा मोबिलिटी या फिर मैं कहूँ ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैल रहा था, क्योंकि उसके जो स्पाइक्स होते हैं ना, वो ईजिली होल्ड कर लेते थे, वो चिपक जाते थे, हैं, अटैच हो जाते थे हमारे लंग्स पे जाके, देन वो अपना प्रोडक्शन हमारे सेल पे बिल्कुल एकदम इन्फेक्टेड कर देते थे. तो खैर मतलब यही है, कुल मिला के स्पाइक्स का काम है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है वायरल एनवलप के ऊपर. आगे देखिए क्या है, द इनफेक्टिविटी ऑफ एनवेलप्ड वायरस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द वायरल जीनोम. ठीक है, अब मैं बोलूँ कि कोई वायरल एनवलप है या एनवलप इनफेक्टेबल है वायरस का, तो वो किस पे डिपेंड करता है भाई, वायरल एनवलप पे डिपेंड करता है. कैसे, तो वायरल एनवलप्ड जो होता है, वायरस आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट होस्ट सेल. हाँ, एनवलप्ड वायरस आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट होस्ट सेल. एनवलप्ड वायरस कभी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए एबल नहीं होता. ठीक है, नहीं हो सकता है. क्यों, इफ द वायरल एनवलप्ड इज डिस्ट्रॉय. ठीक है, जब तक वो वायरल, अगर वो वायरल एनवलप डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, एनवलप्ड वायरस आर susceptible to the action of the lipid solvent such as ether, है ना, क्लोरोफॉर्म एंड डिटर्जेंट. हाँ, मैं जैसे कि आपका जो वो कोरोना वायरस होता है, तो कोरोना वायरस को हम कैसे हटाते थे अपने हाथों से, या तो हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, या ईथर का इस्तेमाल करते थे, या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते थे, या क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, या फिर कोई भी लिपिड सॉल्वेंट हो, है ना. किससे बना होता है भाई, याद करो, वायरल एनवलप किससे बना होता है, सॉरी,
हाँ, वायरल एनवेलप किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, है ना। तो लिपिड को अगर हमें सॉल्युबल करना है तो लिपिड सॉल्वेंट होना चाहिए हमारे पास, लिपिड सॉल्वेंट कंपाउंड होना चाहिए। हाँ, अगर वो उस पर अगर हम रब करते हैं देन वो क्या होता है, वायरस के स्पाइक्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनवेलप डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन क्या हो जाता है, हेल्प अस टू कंट्रोल देयर स्प्रेड और ट्रांसमिशन वेयर मोस्ट नेक्ड वायरस आर रेजिस्टेंट टू देम। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम अगर इसको धो दे, साफ कर दें, तो देन क्या हो जाता है, ये स्प्रेड या ट्रांसमिशन होने से रोक सकता है। नेक्ड वायरस जो होते हैं जिनके पास एनवलप नहीं होता है वो तो इस चीज़ से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी हम अगर उसमें ईथर भी लगा लें या फिर हम अल्कोहल भी लगा लें देन उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है नेक्ड वायरस पे। लेकिन अगर हम जिनके पास वायरल एनवलप है जो स्पाइक्स रिलीज करते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसको हम इजीली हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, किससे? लिपिड सॉल्वेंट कंपाउंड से। दस द 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ वायरस डेट अकॉर्ड द नेचर आर। ठीक है, 5 तरह के जो हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायरस हमारे नेचर में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला क्या है, अगर मैं नेक्ड आइकोसाहेड्रल की बात करूं तो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एडिनो वायरस, पिकॉर्ना वायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, ये नेक्ड आइकोसाहेड्रल के। अब नेक्ड हेलिकल की बात करूं तो नेक्ड हेलिकल में क्या है, हेलिकल पे भी हमारा किसी प्रकार का स्पाइक या फिर किसी प्रकार का हमारे पास एनवलप नहीं होता, वायरल एनवलप नहीं होता। तो क्या कौन कौन से, टबैको मोज़ेक वायरस हो गया और बैक्टीरियोफेज हो गया। ओके, बैक्टीरियोफेज। एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल, अब एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल में कौन कौन से, तो है रूबेला वायरस है, येलो वायरस फीवर है एंड हाइपर वायरस फीवर वायरस है। ठीक है, हर्पेज वायरस, सॉरी हर्पेज वायरस। हाँ, एनवेलप्ड हेलिकल, और एनवेलप्ड हेलिकल वाले कौन से वायरस हैं, एनवेलप्ड हेलिकल वाले, तो एनवेलप्ड हेलिकल वाले हैं इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कॉम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, सॉरी हाँ, कॉम्प्लेक्स वायरस, मतलब एक एग्जाम्पल है एनवेलप्ड हेलिकल में, एक एग्जाम्पल है हेलिकल इन्फ्लुएंजा वायरस है, हाँ, जो कि हेलिकल एनवेलप्ड हेलिकल में आता है। अगला है कॉम्प्लेक्स वायरस की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स वायरस में आपको पता ही है कि पॉक्स वायरस हो गया या वैक्सीना वायरस कहते हैं। वैक्सीना वायरस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए, स्मॉल पॉक्स वाले को। हाँ, T4 बैक्टीरियोफेजेस, T4 बैक्टीरियोफेज, जो T4 होते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज के, तो ये टाइप्स है, बैक्टीरियोफेज के टाइप्स है, T4 होते हैं, T6 होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं बैक्टीरियोफेज। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, द वायरल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमने बहुत पढ़ा। अब ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में अभी हम छोटी सी बात करेंगे, देन ये पूरी की पूरी टॉपिक को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो अब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, देन इसको मुझे शॉर्टली अभी खत्म करना होगा। द वायरल न्यूक्लिक एसिड और जीनोम इज मेड ऑफ only one type of nucleic acid, either deoxyribonucleic acid और राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है या तो डीएनए से बना होगा या आरएनए से। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होगा, डीएनए या फिर आरएनए से बना होगा, एक टाइप का। ठीक है, दोनों टाइप के नहीं पाए जाएंगे, किसी एक वायरस में 2 टाइप के जीनोम या जेनेटिक मेटेरियल नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, हमने देखा उसमें पिक्चर में बना हुआ डीएनए आरएनए, मतलब एक दोनों टाइप के कभी भी नहीं पाए जाएंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। द डीएनए एंड द आरएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये एक सब यूनिट होता है किसका, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। विच आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना। ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द वायरल न्यूक्लिक एसिड इज यूजुअली इनर, द वायरल न्यूक्लिक एसिड इज यूजुअली क्या होता है, लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है, लीनियर या सर्कुलर हो सकता है। एंड सम केसेस हमने देखा है इसमें क्या नाम, बैक्टीरिया में हमारे सर्कुलर भी पाया जाता है डीएनए। हाँ, तो खैर हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरस में अभी चल रहते हैं। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड यूजुअली क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। सम केसेस में क्या होता है, एग्जिस्ट एज ए सेगमेंट की तरह, मतलब एक सेगमेंट फिर 2 सेगमेंट फिर 3 सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में बिखरा हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड। हाँ, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें, इन्फ्लुएंजा वायरस उसमें सेगमेंट वाइज में हमारा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। सेगमेंटेड जीनोम अकोर्स इन फ्रेगमेंट्स, सेगमेंटेड जीनोम अकोर इन फ्रेगमेंट, है ना। फ्रेगमेंट जैसे फ्रेगमेंट किसे, जैसे कि आपने एल्गी देखा ना, एल्गी नहीं, अरे क्या कहते हैं उसे, स्पाइरोगायरा, खैर जाने दीजिए उनको, हम सेगमेंट मतलब सेगमेंट वाइज में रहता है न्यूक्लिक एसिड। 2 और मोर पीसेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, 2 या 2 से अधिक न्यूक्लिक एसिड के जो पीसेज होते हैं एंड कोड्स
फॉर वेरियस प्रोटीन, ठीक है, जो कि बहुत सारे प्रोटीन के कोडिंग करने का काम करते हैं। दो या दो से अधिक उसमें क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के पीसेज हो सकते हैं या फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, या सेगमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ईच सेगमेंट इज बिलीव टू फंक्शन एज एन इंडिविजुअल जीन, ठीक है, और जो प्रत्येक जो इंडिविजुअल या मैं कहूँ जीन है वो क्या होते हैं, वो किस में बिलीव करते हैं, किस में, इंडिविजुअली फंक्शन करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है, अकेले खुद ही वर्क करने में बिलीव रखते हैं। जीनोम साइज ऑल्सो वेराइज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, जीनोम साइज किस पे डिपेंड करता है, वायरस के ग्रेट एक्सटेंट पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, बड़े वायरस में बड़ा जीनोम होगा, छोटे वायरस में छोटा जीनोम होगा। मोस्ट डीएनए वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल क्या होता है, ज़्यादातर वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, किसी किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, डीएस डीएनए है ना, डीएस स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वेयर मोस्ट आरएनए वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ज़्यादातर आरएनए वायरस क्या होते हैं, आरएनए वायरस पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं इन देयर जेनोमिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर यूजुअली एसएस यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो सिंगल स्ट्रैंड। तो ये हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है, छोटा सा हमने बस एक इंट्रोडक्शन ले लिया न्यूक्लिक एसिड का, बाकी इसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजनियस बेस के बारे में बात करेंगे कुल मिला के हम एडेनिन, प्यूरिन और पिरामिडिन की बात करेंगे जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है, गुएनिन की बात करेंगे, एडेनिन गुएनिन की बात करेंगे, साइटोसिन थायमिन यूरेसिल की बात करेंगे जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। पूरा का पूरा हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फॉस्फेट किस तरीके से हमारा बना होता है ना, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, मतलब ये किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए आरएनए, मतलब टोटल हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देन गाइस फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। बट आपको अगर ये वीडियो मिलता है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, बताइए, आप प्रेस्क्राइब करिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स बना के और उसको क्या कर रहे हैं, बस एक तरीके से डिक्टेट कर दिया, देन उससे मेरे को नहीं लगता किसी बच्चों को नॉलेज मिल पाएगा जिस तरीके से एडवांस। अब देखिए कोई बच्चा है जो कि नीट के प्रिपरेशन भी करना चाह रहा है साथ साथ अपने ग्रेजुएशन के, तो देन उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो जो मैंने बहुत ही एकदम डिफाइन, एकदम प्योरली रिफाइंड तरीके से मैंने एकदम प्योरीफाई करके सारी टॉपिक्स को क्लियर करा, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से बताया, देन उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप ऐसे भले काम करते रहिए, आप उन बच्चों को शेयर करिए इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको मिला ये वीडियो तो आप स्कूल के ग्रुप पे डाल दीजिए, ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और देखिए आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, देन हम और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आने वाले समय में हो सके तो 11th के भी बायोलॉजी की टॉपिक्स एंड 12th के भी बायोलॉजी की टॉपिक्स और 6th से लेके 10th तक के भी बायोलॉजी के टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देन जब हमारा रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा, आपसे रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा, वीडियो लंबा हो घबराइए मत, आप पूरा वीडियो देखिए, आपके नॉलेज के लिए बेनिफिशियल है। आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं एज अ बायोलॉजी के बेस पे है, आपका नर्सिंग का हो चाहे नीट का हो, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कहीं पे आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट जाके, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, बेल आइकन का बटन दबाइएगा तो आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा, ठीक है। और आप तुरंत उस वीडियो को देख के आप अपने नॉलेज को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस नीट वालों के लिए भी रेलेवेंट है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, या फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ, तो ये इस वीडियो को पे रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब दोस्तों विदा लेने का वक्त आ गया है, और अब हम मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, यानी तीसरे पार्ट में, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।